हाँ भाई, चलिए तो अब शुरू करें आज इनकम टैक्स। देखो बच्चों, कल जब मैंने पिछली क्लास ली थी टैक्स से रिलेटेड, तो मैंने आपको टैक्सों को क्लासिफाई किया था दो तरह के रूप से। एक डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ठीक है ना। नहीं मतलब डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, हमने इस पर चर्चा शुरू की थी। तो अभी तक हमने जो जीएसटी पढ़ा वो हमने इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में पढ़ा, बट आज हम जो टैक्स का नया रूप पढ़ने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज अ बेस्ट वे फॉर अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये एक ऐसा टैक्स है जो सीधा कंज्यूमर से डायरेक्टली मांगा जाता है। तो जो डायरेक्टली मांगा जाता है वही हमारा डायरेक्टली डायरेक्ट टैक्स होता है। मैंने और भी कई सारे टैक्स बताए थे, जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, वो सारे टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। बट सबसे फेमस या सबसे ज्यादा जो प्रचलन में आता है वो है इनकम टैक्स। तो आज हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है किसी बंदे के लिए, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बेटा, इससे पहले हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन को समझें, उससे पहले हमें कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स में कुछ छोटे छोटे वर्ड आते हैं। उन छोटे छोटे वर्डों को हम समझने की कोशिश सबसे पहले करेंगे और फिर हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले इनकम टैक्स के अंदर आने वाले सबसे पहले छोटे छोटे वर्ड। देखो, आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे छोटे छोटे वर्डों को सुना होगा, पापा के थ्रू या आपको किसी भी सीए वगैरह ने बताया होगा। शुरुआत करता हूँ सबसे पहला वर्ड फाइनेंशियल। कोई मुझे बताएगा, कॉमर्स वाले हैं सब जानते हैं वैसे, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? क्यों बच्चों, कोई बताएगा? ईयर तो क्लास 1 में अप्रैल से लेके 31 मार्च तक क्या जो बात, ईयर होता है। अब ये कैलेंडर ईयर भी लेते हैं हम। 1 अप्रैल जैसे 2020 ले लेता हूँ टू 31 मार्च ऑफ 2021, यानी 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक, 31 मार्च तक का जो ईयर होता है उसको किसी भी बंदे का फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। और इस पूरे ईयर में किसी भी पर्सन ने जो अर्निंग की होती है उस अर्निंग पर लगा हुआ टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। तो फाइनेंशियल ईयर का वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और जो 31 मार्च तक कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर, पहला वर्ड। फिर आता है इसमें दूसरा वर्ड, असेसमेंट ईयर। क्या होता है? आप लोगों ने कभी अपने घर पर इनकम टैक्स रिटर्न देखी है, आईटीआर देखी है किसी ने कभी आज तक घर पर? क्यों बच्चों, असेसमेंट ईयर क्या होता है? देखो बच्चों, वो ईयर जो कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट ईयर होता है, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए असेसमेंट ईयर कहलाता है। जैसे अगर हम 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसका जो नेक्स्ट ईयर होगा वो इसका असेसमेंट ईयर कहलाएगा, यानी नेक्स्ट ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का जो नेक्स्ट ईयर होता है जिसमें हमें टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है पिछले साल की इनकम की, उस ईयर को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। क्लियर होगी सबसे पहली बात बच्चों? असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लियर है सबके दिमाग में? यानी नेक्स्ट ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट। फिर आता है इसमें तीसरा वर्ड बच्चों, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर। ये बड़ा फेमस वर्ड, हमने सुना भी होगा। ITR, व्हाट इज द ITR? ITR एक मैसेज होता है जो हम गवर्नमेंट को सेंड करते हैं कि भाई हमने इस साल में कितने सोर्सेस से क्या क्या अर्निंग की। ये पूरा लेखा जोखा या ये पूरा चिट्ठा जो होता है वो हमारा ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न कहलाता है, जिसमें हम गवर्नमेंट को सारी इंफॉर्मेशन भेजते हैं अबाउट आवर अर्निंग्स, यानी इंफॉर्मेशन about earning for all sources, जितने भी सोर्स है हमसे हमने क्या अर्न किया, और फिर उसमें हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो ये जो होता है इसको हम ITR बोलते हैं। ITR के अंदर हम सारी डिटेल्स गवर्नमेंट को भेजते हैं कि हमने कहां से कितना कमाया, कितना पैसा मिला, कितना घाटा हुआ, वो सारी क्या खरीदा क्या बेचा,
सारी इंफॉर्मेशन जो हम गवर्नमेंट को देते हैं वो हमारी ITR कहलाती है बच्चों, इनकम टैक्स रिटर्न कहलाती है। ठीक, फिर इसके बाद एक और वर्ड आता है, आप लोगों ने सुना होगा जनरली, ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम ये क्या होती है, बताएगा कोई? कॉमर्स के बंदे तो बता सकते हैं, ग्रॉस इनकम क्या होती है, कोई बताएगा? क्या मैं क्या थी ग्रॉस इनकम, किसको बोलते हैं? भैया जो पूरे मतलब सामान वगैरह को बेच के जो इनकम आए। टोटल इनकम फॉर ऑल सोर्सेस, है ना, सारे सोर्सेस से जो पूरी इनकम होती है उसको हम ग्रॉस इनकम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ग्रॉस इनकम वर्ड का मतलब क्लियर हो गया सबके लिए? बताओ क्यों बेटो? ठीक, सारे सोर्सों की जो इनकम होती है। फिर बात करते हैं एक और वर्ड की, जो एक और वर्ड आता है जो जनरली आप लोगों ने सुना होगा, डिडक्शन। आप लोग बार बार सुनेंगे डिडक्शन अंडर 80G, ये वर्ड सुना होगा घरों में सब लोगों ने। हाँ भाई गौरांग सुना है 80G? नहीं भैया। नहीं सुना? चलो तो आज पापा से पूछना। डायरेक्शन अंडर 80G, बेटा ये 80G क्या होता है? देखो बेटा, जो हमारी इनकम होती है, टोटल इनकम जो हमारी टैक्सेस होती है, तो गवर्नमेंट हमें क्या होता है, कुछ छूट देती है कि आपने अगर कुछ इसमें से सेविंग में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे मान लो कि मैंने इस साल 2 लाख रुपए किया, 5 बड़ा अमाउंट लेता हूँ, 5 लाख रुपए मैंने कमाई मान लिया, और इस 5 लाख में से बेटा मैंने 1 लाख रुपए किसी गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट स्कीम से मेरा मतलब, मैंने कोई RD करा ली, मैंने कोई FD करा ली, मैंने कोई KVP यानी किसान विकास पत्र टाइप का कोई ले लिया, NSC ले लिया, या PPF अकाउंट में सबमिट करी, यानी मैंने 1 लाख रुपए इसमें कर दिए। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको इस 1 लाख पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी आपको अब टैक्स कितने पर देना पड़ेगा? 4 लाख पर, यानी आपकी टैक्सेबल इनकम 4 लाख हो जाएगी। तो ये कुछ डिडक्शन हमें गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट पर मैं अभी आऊंगा कि किस किस में हमें कितनी छूट मिलती है। तो यानी हमारी इनकम में से वो अमाउंट की छूट मिल जाती है जो हमने कहीं ना कहीं पे किया होता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, यानी हमने जमा किया होता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के थ्रू। तो ऐसे छूट को हम लोग डिडक्शन कहते हैं, यानी एक तरीके से रिबेट हो गई, रिबेट इन इनकम फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। क्या बेटा मेरी बात समझ में आ गई सबको? डिडक्शन का मतलब क्या होगा? 80G। 80G का डिडक्शन का मतलब सीधा होता है कि आपने जो पैसा जमा किया है उस पर जो आपको छूट मिलने वाली है, यानी उस जमा पैसे पर आपको टैक्स नहीं देना है, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन अंडर 80G। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये सबके दिमाग में? क्या भाई देवांश, मित्तल, काव्य, महेश्वरी, हाँ भैया। सबको क्लियर हो गया बच्चों क्या मैंने बोला अब तक? सर हाँ या देवांश सर ग्रॉस इनकम मतलब वही ना, हमारा टोटल रेवेन्यू या फिर एक्सपेंस को माइनस करने के बाद? हाँ, नहीं पहले हम टोटल इनकम करते हैं बेटा, टोटल इनकम करते हैं, ठीक है ना? ग्रॉस इनकम मतलब पूरा जितना भी हमारा रेवेन्यू वो जो इनकम। हमने कमाया, जो हमारी जेब में आकर गिरा सब सोर्सों से। अब तुम ये देखो, मैं एक बात बताता हूँ देवांश, जैसे आपने कोई मकान रेंट पर उठाया, मेरी बात समझना, आपको उसने 10,000 रुपए पे किए, बट साथ में उसने 2,000 रुपए मेंटेनेंस के काट दिए, तो आपको कितना मिला? 8,000 मिला ना बेटा? क्यों बेटा? यस सर। तो इसका मतलब 8,000 आपका जेब का इनकम है, आपकी इनकम 10,000 नहीं होती कभी भी। अच्छा जो आपका कट गया, खर्च हो गया, वो सब आपका खर्चा खत्म। ठीक है बेटा? भैया हाँ बेटा, हाँ ग्रॉस इनकम में से अपनी वो तो हटा देंगे ना, जो हमारी सर्विस प्रोवाइड करने में जो हमारा मनी एक्सपेंस होता है उसे हटा के, जैसे कि एक भाई पैकेज फूड सप्लाई करता हूँ। बता रहा हूँ कि जैसे आपने रेंट से आपको 10,000 मिल रहा है, पर 2,000 रुपए आपके मेंटेनेंस में वही की वही खर्च हो गए, तो आपको तो 8,000 मिले ना? क्यों बेटा? तो ये आपकी ग्रॉस इनकम। ठीक है बेटा? हाँ भैया। ठीक है, जो आपकी जेब में आ जाए यार वो पैसा अपना है, वो सारा पैसा अपना कतई नहीं है जो हमारी जेब में नहीं आया, समझे? ठीक है, नहीं तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे जॉब वाले बोलते हैं कि मेरा 25 लाख का पैकेज है, पर जेब में कितने आ रहे हैं भाई? 15 लाख आ रहे हैं, तो उनकी ग्रॉस इनकम 15 लाख की है, 25 लाख की नहीं है। ठीक है बच्चों? ठीक सर हाँ भैया। सर नेट इनकम और ग्रॉस इनकम एक ही चीज होती है? बेटा नेट इनकम वर्ड एक तरीके से हाँ कह सकते हो, सिनोनिम्स होता है,
सही मायने में डिफरेंस होता है बेटा ग्रॉस इनकम और टैक्सेबल इनकम। नेट इनकम ग्रॉस में ही मान लेते हैं, ठीक है बेटा। ओके सर। सही मायने में जो वर्ड होता है डिफरेंट वर्ड जो होता है वो होता है टैक्सेबल इनकम, जिस पर मैं आ रहा हूँ बेटा अगली बार में, है ना। ओके सर। अब एक और वर्ड आएगा टैक्सेबल इनकम, जिस पर कि हम टैक्स की गणना करेंगे, यानी टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। देखो बच्चों, हमारी जो ग्रॉस इनकम और जो हमें गवर्नमेंट ने रिबेट दी, यानी टोटल इनकम या ग्रॉस इनकम में से जब हम रिबेट को माइनस कर देते हैं, सब तरह की रिबेट को माइनस, तो जो चीज आती है वो हमारी टैक्सेबल इनकम कहलाती है। दूसरे मायने में कहूं तो वो इनकम जिस पर कि हमें टैक्स पे करना है, दैट इनकम इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। तो बच्चों बहुत सारे लोग इसको भी नेट इनकम बोलते हैं, पर नेट इनकम वर्ड पूरा नहीं है, वो पूरा वर्ड ये नेट इनकम फॉर टैक्स। ख्याति समझ रहे हैं? नेट इनकम फॉर टैक्स बोलो या टैक्सेबल इनकम बोलो, वो वर्ड एक ही, ठीक है गुड़िया? ओके सर। है ना। तो टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जो हमने कमाया और गवर्नमेंट ने जो हमें छूट दे दी उसको माइनस कर जो बचे, यानी जिस पर हमें टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, दैट इनकम इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। तो मैं समझता हूँ ये सारे छोटे छोटे वर्ड मैंने क्लियर कर दिए सबके दिमाग में, सबको चमक गए अच्छी तरह से, क्यों बच्चों? अगर चमक गए तो जल्दी से यस या हैंड रेज कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि सबको समझ में आए हैं या नहीं। अगर किसी को नहीं आए हैं तो मुझे रिपीट करूंगा। ये सर जो सब चीज आईटीआर, हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो, पहले बोलो। सर आईटीआर में हमारे वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो अर्निंग वगैरह, हाँ मतलब क्या? बिल्कुल 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 देवांश, हर चीज की इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है। जैसे मान लो मैंने कोई प्लॉट खरीदा तो वो भी हमें आईटीआर में शो करना होता है, बैलेंस शीट में शो करना होता है। मेरा मान लो कहीं से किराए से इनकम हो रही है, या कहीं से मैंने कोई एग्जाम्पल के तौर पर एफडी करा दी या कोई मंथली स्कीम करा दी जिससे मुझे मंथली इनकम मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रही है, तो ये सब मुझे आईटीआर में शो करना होता है, और ठीक सबके है। एविडेंस भी हमें दिखाना होगा, जैसे रेसिप्ट वगैरह। बिल्कुल नहीं, एविडेंस अगर आपका कहीं गवर्नमेंट को शक होता है, आप आईटीआर फिल करते हैं, वहां आपको कोई पेपर अपलोड नहीं करना होता, वहां केवल आपको लिख कर देना पड़ता है। पर जब गवर्नमेंट को शक होता है कि नहीं यार ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो वो आपका केस स्क्रूटनी में लगा देते हैं। स्क्रूटनी एक वर्ड होता है, कॉमर्स वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं, स्क्रूटनी में लगा देते हैं। स्क्रूटनी का मतलब फिर आपको जो जो आपने आईटीआर में लिखा है उन सबके एविडेंस लेकर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाना होगा, उसको सेटिस्फाइड करना होगा कि देखिए साहब जो मैंने शो किया ये उसका प्रूफ है, एविडेंस है, तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, तब फिर आपका केस क्लियर कर दिया जाता है। जैसे बहुत बड़े बड़े केस होते नहीं तो हर कोई बंदा दिखाना बिना दिखाए बोल देगा ना, तो इसीलिए पहले जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब हमें ऐसा कोई एविडेंस वहां देने की जरूरत नहीं पड़ती देवांश, ठीक है देवांश? और सर इनकम टैक्स रिटर्न तो हम भी शो करेंगे, हैं, नॉर्मल कंज्यूमर। हाँ सभी, देखो गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स ये कहते हैं, भले आप 1 लाख भी कमा रहे हैं तो अभी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि टैक्स जो जाता है वो जनरली 5 लाख से ऊपर वालों के ही लिए जाता है। अभी आप लोग देखो टैक्स की स्लैब समझोगे, जो टैक्स हमें देना होता है ना इनकम टैक्स, 5 लाख तक एक तरीके से हमें कोई टैक्स पे नहीं करना होता। 5 लाख तक हमारा वैसे तो 2.5 लाख रुपए होती है मिनिमम सीमा, पर क्योंकि गवर्नमेंट को रिबेट भी दे देती है तो इसीलिए हमें 5 लाख रुपए तक लगभग कोई टैक्स पे नहीं करना होता। बट जैसे हम 5 लाख के ऊपर जाते हैं हमारा टैक्सेबल मतलब टैक्स पे करना शुरू हो जाता है, फिर हम पे कुछ ना कुछ टैक्स लगना शुरू हो जाता है, ठीक है देवांश? और सर ये कंपलसरी होता है आईटीआर फाइल करना? नहीं मैंने बताया ना, आईटीआर फाइल करना जनरली गवर्नमेंट तो ये कहती है सबको करना चाहिए, बट अब वही वाली बात है, मजदूर वर्ग हो गया या भाई किसान हो गए, तो गवर्नमेंट ये जानती है कि यार इन लोगों की क्या इनकम रहेगी, तो क्या इनसे आईटीआर फाइल कराएं, तो इसलिए उनकी आईटीआर को छूट दे देते हैं। वैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स ये कहते हैं कि हर बंदे को अपनी इनकम की सूचना गवर्नमेंट को देनी चाहिए, यानी आईटीआर भरनी चाहिए, ये गवर्नमेंट कहती है, ठीक है देवांश? यस सर। ठीक, तो अब मैं आगे बढ़ूं बच्चों, ठीक है? सॉरी एक मिनट बच्चों, यार थोड़ा सा डिस्बैलेंस हो गया। नहीं मतलब सबकी स्क्रीन सही आ रही है बच्चों, आप चेक करना सही आ रहा है? थोड़ा सा उसका ठीक है, ठीक है काव्य? अब मैं फिर से और आगे बढ़ रहा हूँ,
थोड़ा सा मेरी मदद करते जाइएगा फिर से एक बार। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको कुछ इनकम टैक्स की स्लैब बता रहा हूँ। आप लोगों के पास ML अग्रवाल है? जिन पर है, क्यों बच्चों? यस ML अग्रवाल में आपको एक इनकम टैक्स स्लैब दिख रही होगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। देखो तो जरा। और हम पर नहीं है। नहीं है तो अब मैंने ग्रुप पर भेज दी है, मैंने एक PDF भेजी हुई है, देखो तो देवांश, एप्टाइट वाले ग्रुप पर। यस सर, हाँ। सर वही वाली जो इनकम टैक्स स्लैब वाली है। हाँ खोल लो उसे, PDF होगी, देखो ग्रुप पर चेक करो, उसमें पेज नंबर 2 निकालो बेटा, पेज नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 2। हर साल गवर्नमेंट इनकम टैक्स स्लैब को चेंज कर देती है। ध्यान रखना, आप लोगों ने कई बार बजट के समय सुना होगा कि इनकम टैक्स के अंदर छूट की सीमा बढ़ा दी गई, सुना है ना? हर साल जब गवर्नमेंट आपका बजट पेश करती है तो एक स्लैब चेंज होती रहती है ना? अच्छा, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 1920, क्योंकि उसके बाद चेंजेस हुए नहीं अप टू 2,50,000 2,50,000 से अगर ऊपर है आपकी इनकम और 50 लाख से 5 लाख से कम है। तीसरा स्लैब उन्होंने बनाया 5 लाख से ऊपर है और 7,50,000 से कम है। देन चौथा स्लैब उन्होंने बनाया 7,50,000 से शुरू हो और 10 लाख से कम हो। पांचवी स्लैब उन्होंने बनाया 10 लाख से ऊपर हो और 15 लाख से कम, 12.5 लाख से कम। छठवीं स्लैब उन्होंने बनाया 12.5 लाख से शुरू हो और 15 लाख से कम हो। सातवीं स्लैब बनाई उन्होंने above 15 लाख, above 15 लाख, ये उन्होंने हमारी स्लैब बना। अब सुनो, अगर किसी की इनकम 2.5 लाख तक है तो गवर्नमेंट ने कहा आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, यानी आपका इनकम टैक्स मिल रहे। अगर आपकी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% ऑफ द अमाउंट which exceed from 2,50,000, यानी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 2.5 लाख से जितना ऊपर है, 2.5 लाख से जितना ऊपर है, एक मिनट, 2.5 लाख से जितना, हेलो, ठीक है बेटा, मैं देखूंगा क्लास में। हाँ भाई बच्चों, अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो जैसे मान लीजिए आपकी 3 लाख, तो 2.5 से 3 के बीच में कितना, 50,000 रुपए का डिफरेंस आ गया, आपको उसका 5% अमाउंट पे करना है। अभी में छूट भी मिलेगी और पहले इतना अमाउंट पे करना है, गवर्नमेंट ये कहती है, ठीक है। फिर अगर आपकी इनकम बच्चों 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 2,500 रुपए, ये 2,500 तो यहाँ पे निकले, ध्यान रखिएगा, है ना, 5% वाले, और 10% ऑफ अमाउंट एक्सीड फ्रॉम 5 लाख, 5 लाख से ऊपर जितना अमाउंट है 7.5 लाख तक, उस अमाउंट का 10% और देना। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपकी इनकम 7,50,000 से 10 लाख के बीच में है तो मेरे बच्चों, नहीं इससे 5% 12.5, सॉरी 12.5, 5% 12.5, ठीक है। ठीक है, सही है बेटा। इसके बाद 35,500 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीड फ्रॉम 7,50,000। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है?
इसके बाद 10 लाख से अगर इतनी इनकम है आपकी 10 से साढ़े 12 के बीच, तो आपको 75,000 रुपये प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीड फ्रॉम 10 लाख, 10 लाख से ऊपर के अमाउंट। अगर आपकी इनकम 12.5 लाख से 1.5 लाख के बीच में है, तो आपको 1,25,000 प्लस 25% ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 1,12,50,000। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो 1,87,500 प्लस 30% ऑफ अमाउंट फ्रॉम 115 लाख, 50 लाख एक्चुअली फ्रॉम 15 लाख। ये नई टैक्स स्लैब आई है बच्चों, जो गवर्नमेंट आज कैलकुलेट कर रही है इनकम। सबको पहले टैक्स के स्लैब समझ में आ गई बच्चों, मैंने कैसे लिखी है, हर स्लैब का मतलब समझ में आ गया? हाँ बेटा बोलो। सर ये आपने कौन सी ईयर की बुक से लिखा है? बेटा ये 2021 की नई स्लैब्स है बेटा, ये हमने जो पुरानी इन लोगों के एमएल में दे रखी है बेटा, वो 1920 के लिए दे रखी है, ठीक है? ओके सर। हाँ बेटा ठीक है, चलो अब हम लोग, ये तो हो गया पहला। और ये मैं बताऊं, हर क्वेश्चन में वो आपको स्लैब के बारे में बिल्कुल क्लियरली जानकारी देगा कि भाई इतने से इतने तक हो तो ये इनकम है, इतने से इतने तक हो ये इनकम है। आपको याद भी करने की जरूरत नहीं, हर क्वेश्चन में जहां भी क्वेश्चन इनकम टैक्स का आता है वहां वो स्लैब्स लिख कर देता है कि आपको इस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो भाई टैक्सेबल अमाउंट निकाल कर देखो किस में लाई कर रहा है और फिर उसके हिसाब से उसकी इनकम की कैलकुलेशन कर दो, ठीक है? अच्छा बच्चों, ये तो हो गई इनकम की बात। अब इस पर कुछ सरचार्ज लगते हैं, है ना? इस पर सरचार्जेस लगते हैं बच्चों। सरचार्जेस कई तरह के हो सकते हैं। सरचार्जेस हो सकते हैं जैसे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग सकता है ना? तो अभी फिलहाल जो लग रहा है वो लग रहा है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये तो आपको देना ही देना है, ये 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको देना ही पड़ता है। और इसके ऊपर सरचार्ज लगता है, जो आपका टैक्स का अमाउंट बनेगा उस पर आपको सरचार्ज देना पड़ता है। देखो अगर आप लोगों के पास पीडीएफ खुल रही होगी तो उस पीडीएफ में मैंने सरचार्ज की रेट दे रखी है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको कोई सरचार्ज नहीं देना। देखो मिल गई सबको क्या बच्चों, ये इनकम की रेट मिल गई है सबको या नहीं? हाँ भैया। हाँ, अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो जो भी आपका टैक्स बना है उसका 10% टैक्स बना है, इनकम नहीं, जो भी टैक्स बना है। मान लो आपका टैक्स यहाँ पर लाई करता है, आपका टैक्स 50,000 रुपए का बना है तो 50,000 का 10% सरचार्ज और लग जाएगा, यानी कि 5,000 और प्लस हो जाएंगे। अगर आपकी इनकम 10 लाख से 20 लाख के बीच में है तो 15%, 20 लाख से क्या कहते हैं 20 लाख से 50 लाख के बीच में है तो 25% टैक्स का, और अगर 50 लाख से ऊपर है तो 37% ऑफ द टैक्स आपको सरचार्ज के रूप में पे करना पड़ेगा बच्चों। बात यहां तक समझ में आ गई? तो ये हमारा तरीका है बेटा क्या कहते हैं पे करने का गवर्नमेंट को। अच्छा छूट कहाँ मिल सकती है? किसी का थर्ड पेज जो आपको पीडीएफ भेजे तो थर्ड पेज निकाल कर देखिएगा, वहां पर मैंने सब तरह के डिडक्शन लिखे हैं, 80C 80D 80E 80G सारे डिडक्शन आप लोगों के लिए मैंने लिख रखे हैं। तो आप लोगों को उन डिडक्शनों को भी एक बार रीड करना है, ठीक है ना बच्चों? कहाँ छूट मिलेगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, फैमिली वेलफेयर रिलीफ फंड है, नेशनल सिक्योरिटी फंड है, स्वच्छ भारत कोष है। अगर इनमें हम कोई पैसा दान करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि आपकी इनकम टैक्स में से हम उसको घटा देंगे, यानी मानेंगे नहीं, आपकी इनकम है वो, करेक्ट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्वेश्चन में वो मेंशन करता है बच्चों कि किस पर कितनी छूट मिलेगी। तो बात समझ में आ गई सबको इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस की? पहले अभी सवाल करेंगे तो और ज्यादा अच्छी समझ में आएगा। पहले इतना क्लियर हो गया सबके दिमाग में कि टैक्सेबल इनकम क्या, कैसे कैलकुलेशन होगी टैक्स इनकम की, और क्या उस पर टैक्स के इनकम टैक्स लगेगा, ये सारी कैलकुलेशन हमें पता होनी चाहिए। मैं समझता हूँ समझ में आ गया सबको बच्चों? सर ये Clear है 4%, सर ये 4% हेल्थ और एजुकेशन क्या था ये? हाँ बेटा, गवर्नमेंट ने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा रखा है। ये क्या होता है कि आपने जो भी टैक्स बनेगा, जैसे आपका 50,000 रुपए का टैक्स बना बेटा, तो उस 50,000 पर वो 4% सेस लेते हैं, यानी कि 4% और एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। जैसे 50,000 का 4% कितना हो गया, लगभग 2,000 रुपीज। ये 2,000 रुपीज जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन
डिपार्टमेंट को चला जाता है। इसको हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं। ठीक है गुड्डा? यस सर। ठीक है, चलो तो चलिए साहब, अब जरा थोड़ा सवालों की तरफ आ जाए कि कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है। एक सवाल समझने की कोशिश करें क्या? सर अब छुट्टी कर दो। अरे तेरा भला हो, चले। हाँ एक सेकंड, देखो जी ML अग्रवाल में मिल गई ये वाली जो टेक्स्ट है, मैंने न्यू वाली पढ़ाई थी, ये इसमें भी है। न्यू टेक्स्ट रिजिम 534 पेज पर। क्या थी? क्या थी? यस सर, मेरे में वो 584 पर है, 586। जो भी है, पर देखो वो आ गई, क्योंकि एक्चुअल में मैंने करंट ईयर के लिए बनाई थी ये सारी टैक्स रिजिम जो गवर्नमेंट ने लागू की थी, इसीलिए मैंने वो लिख दिया। ठीक है बेटा, मैंने टारगेट ये है कि मैं तुम लोगों को जल्दी से 3 चैप्टर कंप्लीट करूं। बहुत अच्छे से चैप्टर है, टैक्सेशन और सिंपल इंटरेस्ट और कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और एक यूटिलिटी बिल्स। चलो अब शुरू कर रहे हैं। इस सवाल से शुरू करते हैं कहानी को। इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे हमें स्लैब्स मिल जाएंगी हमें। उन 1920 के लिए दिया है उन्होंने सारे एग्जांपल्स आप लोगों की बुक में। उन्होंने आपकी बुक में सारे 1920 के लिए दिए। चलो कोई नहीं। हाँ भाई। सर पीपी से दे दो, बुक नहीं थी। हाँ अच्छा, इससे DPP से ले लूं? चलो ऐसा कर ले। हाँ भाई, तीसरा सवाल ले रहा हूँ गुड्डा, थर्ड सवाल ले रहा हूँ। ठीक है, DPP 1 से। देवांश, हाँ जी। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2020 and 21, Naman's monthly basic salary is 1,93,800 rupees. ठीक है, he receives HRA, HRA मतलब house rent allowances, HRA at the rate of 20% of basic salary and fixed transport allowance जिसको TA बोलते हैं of ₹8424 per month. ठीक है, his monthly contribution towards GPF is 40,000. ठीक है, if he pays 45,000 per month as the income tax for first 11 months, how much income tax will he pay at the end of the financial year 2020 to 21? क्यों बेटा, पहले सवाल सबको समझ में आ गया? तीसरा सवाल एक बार सब मैं चाहूंगा रीड कर लेंगे, जिससे पहले मैं करूं बेटा। सब लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक, पढ़ लिया सब लोगों ने बच्चों सवाल? यस। हाँ जी, अब कहानी शुरू करते हैं। टोटल बेसिक सैलरी पूरे ईयर के लिए 919380 इंटू 12। हाँ भाई, हमें कितना आया जरा जोड़ दो। क्या भाई? 0 0 12 8 या 96, 12 3 या 36 और 9 45। भैया 2325 कितना? 232 और लिख दो आगे बस आप 232 और लिख दो। ओए सही है। ठीक है चलो। अच्छा इसका 24%, चल 100 में पता कितना आएगा? HRA हो गया, TA ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। हाँ भाई कितना हो गया? क्या जोड़ते जाओ एक बंदा। 279072। हाँ 23 बोल 279 279 279 072। 072। ठीक है, इसका इंटू अगर 8424 इंटू 12 ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। भैया ये तो गलत होगा। क्यों? भैया 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 24 आएगा, तो कैलकुलेशन ही गलत है। अरे क्या कर रहा है ये करके?
अपने आप ही करो बेटा, बहुत सही है। सर आंसर आएगा 558144। हाँ देखिए बेटा सही है। क्या इस फॉर्म में सो रहा है क्या? नारायण बीच में घूमने चला जाता है। सर 101088। हाँ चलिए करो, मेरे मल्टीप्लिकेशन करते सब ठीक होंगे और फिर भी एक बार चेक करते हैं। ठीक है हाँ बच्चों, भैया सही। ठीक है। गौरव तो टोटल कितना हो गया? टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? अभी टोटल इनकम कितनी होगी? ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम सब तरह से कितना कमाया दमाया सारा लिख दो। कितना हो गया भाई? सब जोड़ डालो। भाई जोड़ रहा है कोई मेरे साथ साथ? हाँ भैया। जोड़ के बताना गौरव। 2 सर 659232। 695 6 तो 659232। नहीं 6959 कहाँ से आ गया? कैसी भैया बात ये कर तो रही है? बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ बताइए, तो टैक्स ही में सारा इनकम टैक्स सर नहीं कटा दिया। ये 30 के आसपास है। 2984832। 29 84832। हाँ देखना सही है, एडिशन देखना। क्यों क्या थी? तू पैकअप करा देगी क्या? ये सही आ रहा है ये वाला। अच्छा तू सर तो मैंने रहने दे, तू तो बीच बीच में घूमे या नालायक। अरे नहीं भैया, हाँ बीच बीच में घूमने निकल जाता है ये, एक बार झाक झाक के होली के नजारे लेता है खिड़की से। हाँ भाई, ये उसकी ग्रॉस इनकम हो गई। चलो साहब, अब जरा देखते हैं उसने क्या क्या सेविंग वगैरह की। देखो बच्चों, हिज मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीपीएफ इज 40,000 इफ ही पे 4500 पर मंथ एज इनकम टैक्स। देखो भैया, उसने जो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन किया टुवर्ड जीपीएफ इस कितना था? 4 लाख, है ना? 4 लाख तक का था, उन्होंने ये कहा है। तो भैया एक बात बताओ, 4 लाख तक का इनकम का था तो मैक्सिमम उसे जो छूट मिल सकती है 4 गुना 40 गुना 1 कर ले तो कितना हो जाएगा? तो 2.5 लाख रुपए की छूट तो वो वैसे ही ले रहा है। तो अब हमें उस 40,000 से कोई मतलब लेना देना नहीं है। अब यही हमारी टैक्सेबल इनकम हो गई। अब हम इस पर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, है ना? देखो 2 तरह की स्लैब चलती है, या तो हम छूट को वैसे घटा दें या हम इन स्लैब्स का यूज करें। चलो साहब, इसकी स्लैब कौन सी वाली कैटेगरी में आ रही है चेक करना बच्चों। तो भाई कौन सी कैटेगरी में आ रही है जो मैंने अभी लिस्टिंग कराई थी आपको? इसकी स्लैब आ रही है एबव 12.5 लाख, है ना? क्यों बच्चों? 12.5 लाख से ऊपर। तो अब इसके लिए टैक्स कितना होगा? बोले 1875 ग्रॉस इनकम से सर इस क्या ग्रॉस हुआ? इनकम से 2,10,000 माइनस नहीं होंगे? कितने? 2,10,000, 40,000 का तो हमें कुछ नहीं हुआ। वो 2.5 लाख होते हैं ना, आपने बताया तो था। ठीक है, 2.5 लाख पे छूट होती है ना, तो हम हाँ। सीधा स्लैब यूज कर लेना है ना बेटा। सीधा स्लैब यूज कर लिया ना हमने बेटा, ये वाली स्लैब यूज कर ली ना, जो 12.5 लाख वाली स्लैब है, उसमें फिर हमें कुछ भी माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं होती, वो पहले ही छूट के साथ होती है बेटा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। 30%। हाँ तो ये 15 लाख कुछ से नहीं ऊपर माइनस का। करना हमें, मतलब ये आप कुछ 45,000 कुछ नहीं करना ये। आप मैंने बताया 2 तरह गौरव, 2 तरह की कैलकुलेशन होती है। या तो हम इन स्लैब्स का यूज करें, अगर हम स्लैब्स का यूज करते हैं तो जो भी हमने सेविंग की है उसकी कोई जरूरत नहीं। गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए तक की इनकम होती है उसको वो छूट दे देती है। ठीक है बेटा, एक तरीका गौरव। हाँ भैया। ठीक, अच्छा हाँ अभी हम एक सेकंड रुक जाओ। 40,000 की हमारे पास छूट भी तो है। हाँ 40,000 की हमारे पास छूट है ना, 2.5 लाख से ऊपर पर बेटा। हाँ भाई चलिए चलिए ठीक है। 80 जी की डिडक्शन 40, देखो 40 12.5 लाख रुपए की जो टैक्स की छूट है वो हमारी हो जाती है 5 लाख से ऊपर तक। 5 लाख तक तो हमें कुछ देना ही नहीं है। तो चलो भाई अब शुरू कर रहे हैं 5 लाख से ऊपर का। चलो बच्चों 30% ऑफ कितना हो गया बेटा? उन्होंने कितना जमा किया था? 4,000 कितना किया था बेटा? 40,000 पर मंथ जीपीएफ में।
40,000 for 12 months. 40,000। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो दो तरीके हैं बेटा, या तो हम 2.5 लाख रुपए की सीधी छूट ले लें, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि पहले हम 40,000 का इंटू 12 करें, 4800 हो गया। गवर्नमेंट कह सकती है 1.5 लाख से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी साहब, तो यानी फिर हम उसमें से 1.5 लाख उसकी इनकम में से घटाकर टैक्स की कैलकुलेशन करें, तो मेरे हिसाब से स्लैबिंग वाला इस पर ज्यादा बेटर रहता है। तो चलो 30% ऑफ 50 लाख कितना होगा, 50 लाख माइनस करो इसमें से कितना हो गया, नहीं ना, और अब ये आएगा क्या, कैलकुलेट बेटा। हाँ भैया यही है। अब इसका निकाल जरा 30%, तो निकाल जरा कितना आएगा मुझे बता। जरा कैलकुलेट करके बता, 3 का इंटू करके 1 पॉइंट लगा दियो, 3 2 जा 6। हाँ भाई 100 में है या घूम रहा है कहीं? भैया यही हूँ। अरे नहीं, ठीक है ठीक है, नहीं तो बीच बीच में घूमने निकल जाता है। भैया भैया को 8 लगता लाख। है ये सब गलत अफवाहें। हाँ गलत अफवाह है नालायक। चल ये देखो चेक करना बच्चों, गोरा कैलकुलेशन चेक करो बेटा, सही है भाई। सही है भैया। 9, अब मैं जोड़ रहा हूँ, 9 4 5 और 4 9, 5 और 7 कितना हो गया, 12 9 और 4 13। ठीक है बच्चों, ये आ रहा है क्या, 63249 क्यों बेटा? नहीं भैया, तो कितना आ रहा है? भैया यही आ रहा है। 3,21,000। यही आ रहा है ओए, सर। क्या कह रहा है? भैया देखो यही अब आ ये रहा गया घूमने, मैं नहीं गया। है? चल ठीक है। हाँ भाई, ये इतने वो टैक्स उसको पे करना है। अच्छा अब इस पर